नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स जोश चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। हमने अभी तक आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपके साथ वापस रिवाइज करना चाहूँगा कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट होती है। जिसकी अप्लाइंग डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट होती है। वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। और यदि हम वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन बाय दैट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन 0 आता है, ठीक है। तो वैसे कंजर्वेटिव फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, बुक्स में भी यही दे रखी है कि वो फोर्स जिस फोर्स की के द्वारा किया गया क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो, 0 हो, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट और ऐड करवाना चाहूंगा। वो ये है कि ऐसा फोर्स, दैट फोर्स whose डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है, जिसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन। कोई भी रिलेटिव मोशन हो रहा है या जो भी मोशन हो रहा है ना ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन के अंदर चेंज होने पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज ना हो, उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे कंपेयर करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लोअर डायरेक्शन में करता है, और एक होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो अब क्या है कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तब भी इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, फोर्स की वही रहेगी। ऑब्जेक्ट यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तब भी इसकी डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वही रहेगी। लेफ्ट टू राइट जा रहा है तब भी वही रहेगी, और राइट टू लेफ्ट जा रहा है तब भी वही रहेगी। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए आप, फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो क्या है, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन करता है, तब क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट टू मोशन हो जाएगी। और यदि वो इस डायरेक्शन में करने लग जाए उसी वक्त, तब क्या हो जाएगा, इसकी फोर्स ऑफ की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव मोशन है उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसे फोर्सेस क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माने जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि बिकॉज इसमें क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, डायरेक्शन कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है, वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ इज 0। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हो जाता है, वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0, वो 0 नहीं होता है, उल्टा, जबकि वो क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। आप जिस डायरेक्शन में जाओ उसी डायरेक्शन में फोर्स क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, वो फोर्स उस डायरेक्शन में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम अभी आगे वीडियो के अंदर कोई कंसेप्ट लेंगे हैं, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ये दो कंसेप्ट ध्यान रखने। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, साथ ही साथ में पीछे जो हमने स्टडी किया है वो ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वर्क है ना, वर्क क्या हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। वर्क क्या है, 2 टाइप का हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, और दूसरा वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट हो सकता है।
ठीक है। वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट और वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट दोनों दो लैंग्वेज हो सकती है वर्क डन की। तो जो वर्क जो इससे रिलेटेड है इस ऑब्जेक्ट से, ना कि ऑब्जेक्ट से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक सिस्टम से। मान लीजिए एक सिस्टम भी हो सकता है, ये सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है या कोई सब्जेक्ट है, कोई भी है ना। तो सिस्टम है, तो सिस्टम से रिलेटेड वर्क भी क्या होगा, दो तरह का हो सकता है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट एंड वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। तो हमें हमेशा जब भी वर्क डन मिलता है, कोई भी वर्क डन की हम बात करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वहां क्या है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट हो रहा है या वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या है कि जब वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट होगा या बाय सिस्टम होगा, देन एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम विल यूज्ड। ठीक है। तब क्या होगा, जब वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, बाय ऑब्जेक्ट उसके द्वारा किया जाएगा, तो उसे क्या करना होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, यूज्ड होगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिड्यूस, विल डिक्रीज। ठीक है, वो डिक्रीज होगी। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया गया है या ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है तो उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। लेकिन यदि वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया गया है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट रिड्यूस, वो रिड्यूस नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज। उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम जो हो रहा है वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज करेगा या उस सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, या इस वक्त जब वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट होगा तब हमें थोड़ा सा और कंसेप्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब यही सिंबलाइजेशन फिर आ गया है कि वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट है तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन प्लस वर्क डन, और वर्क डन नहीं सॉरी पॉजिटिव वर्क डन। जब चलो इस बात को एक बार छोड़ दीजिए, उन्हें कंफ्यूज लेंगे। ठीक है, इसको हम उसी वक्त बात करेंगे जब ये आ रहे होंगे, लेकिन अभी आपको फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब तो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट है, कब वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट या बाय सिस्टम है। चाहे ऑब्जेक्ट कहो या सिस्टम को, बात एक ही है। ठीक है। साथ ही साथ में क्या है, आपको कंजर्वेटिव फोर्स का ध्यान रखना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या की डायरेक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होती है। ठीक। अब नाउ एक टॉपिक लेते हैं, हम हेडिंग लेते हैं, इस हेडिंग के ऊपर नेक्स्ट आगे वीडियो बढ़ाते हैं। वो है रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसका हमें क्या करना है, स्टडी करनी है। ठीक। अब स्टडी करते हुए हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, और साथ ही साथ में रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। अभी देखिए आप, क्या है कि वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट है या बाय ऑब्जेक्ट है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो हम यहाँ करेंगे कि भाई जब रिलेशनशिप आप करेंगे, रिलेट करेंगे इन दोनों चीजों को, तब क्या होगा, किस तरह से जो भी आपस में रिलेशन बनना है वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अभी
मैं आपको अलग अलग कुछ एक जनरल एग्जांपल की बात करने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स को भी ले लेते हैं। इससे क्या होगा, वीडियो दो नहीं बनेगा, ठीक है ना। पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लेते हैं, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है कि अगर मैं कंजर्वेटिव जनरल वे में बात करता तो क्या हो जाता, फिर रिपीट हो जाती बात वो की वही। तो हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन करना है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लेते हैं, पर्टिकुलर फोर्स में बात करते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आप देखिए, हमेशा हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो अर्थ के द्वारा है। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए अब डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इसे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, अभी देखिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, थोड़ा सा वैसे तो चलो ये नाम से क्लियर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक, और एफ की वैल्यू क्या होगी, एम जी, ये एफ की वैल्यू हो गई। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब जी, अब साइन ऑफ जी की बात हो रही है। साइन ऑफ जी क्या होता है, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। जी का जो साइन होता है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक। क्योंकि हम अर्थ की इससे बात करें, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हम यहां से जो भी मेजर करना है सब करेंगे, इस वजह से हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, सरफेस ऑफ द अर्थ हो गई। तो देखिए साइन ऑफ जी क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो ये एफ की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एम जी, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड कर देते हैं भाई, वैसे तो एफ क्या था, एम जी था, लेकिन अब क्या साइन ऑफ जी भी लगाना पड़ेगा। तो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जी क्या है, हम रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जी माइनस लगेगा, ठीक है, जी को हमको माइनस ही लगाना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट की वजह से है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं, तो यहां से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर ऑब्जेक्ट, उस पर जी क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। रेफरेंस पॉइंट ये है, इस पॉइंट के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की क्या है, कंडीशन क्या थी, अभी आपको मैंने बताया, कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन ये थी कि इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है, फॉर क्लोज्ड पाथ, वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ क्या होता है, जीरो होता है, क्लोज्ड पाथ के लिए जीरो होता है। दूसरी बात जो मैंने आपको ऐड की थी वो ये थी कि क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड, ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही है। ये क्या करेगा, चाहे किसी भी साइड में आप डिस्प्लेसमेंट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही होगी, यानी कि अर्थ को अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हमेशा डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। अब इसको सबको रब कर दूं मैं, ये वाला चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं किया तो थोड़ा सा रिवाइज, वीडियो को पॉज करके पीछे रिवर्स करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वगैरह, तो ठीक है ना, वर्क डन, ठीक। अब है, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट किस फंक्शन के द्वारा फाइंड आउट की जाती है, एम जी एच,
mgh की तरफ फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। और तो वो क्या हो गया, डेल्टा यू भी क्या होगा, वो भी होगा mg h ही होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, ठीक। या उसको हम कह सकते हैं mg डेल्टा h या mg h2 माइनस h या h फाइनल माइनस h इनिशियल, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, फंक्शन है या फॉर्मूला है। फंक्शन भी बोल सकते हैं और फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना था, इस पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिलेट करना है, फंक्शन फोर्स के साथ, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी F यानी माइनस mg, माइनस mg फोर्स के साथ उनकी इसकी रिलेशनशिप बतानी है। तो देखिए आप दोनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। इनके बीच में रिलेशनशिप ये है, इसको रब कर दूंगा हेडिंग को। तो रिलेशनशिप ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with respect to displacement, ठीक है, with respect to displacement, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, यानी कि F इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा U विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा x। ये F इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा U विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा x, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ, ये हो गया डेल्टा mgh अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, mgh अपॉन x, ठीक। तो इसका क्या होगा, माइनस mg, ये m क्या है, कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा h अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपस में एक दूसरे से कट गया, तो ये गया माइनस mg। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस mg निकल गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा कन्वर्स में भी करके बात करते हैं। कन्वर्स में ये है, या कन्वर्स ना करके हम थोड़ा सा इसका क्या वर्क डन से भी रिलेशन बताते हैं कि वर्क डन की रिलेशन क्या होगी। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ चेंज इन नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या उसका नेगेटिव ग्रेडियंट है, ठीक है। अब देखिए आप, ये आपकी अर्थ सरफेस, ये आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, या ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहाँ था, यहाँ था अर्थ सरफेस पे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सरफेस पे पड़ा हुआ है, और इस पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जी अप्लाई हो रहा है, जी यानी माइनस जी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। यानी कि इसका मास अगर m है तो उसके ऊपर माइनस mg फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि फोर्स इस पे mg हो रहा है। अब इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ h हाइट के तरफ, h हाइट पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया,
ठीक है, h हाइट पे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो h हाइट पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, इस पे वर्क डन होगा। ठीक है, अब वर्क कौन करेगा, वर्क कौन करेगा, देखिए आप यहां से देखिए वर्क कौन करेगा, अपने आप तो ये जाएगा ही नहीं, यानी कि ये इस पे क्या होगा, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये यहां से h हाइट पर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, h हाइट पे ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो अब वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट होगा तो ध्यान से देखिए आप क्या होगा, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, तो उसकी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही इसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस mg। अब इसे हमें क्या करना है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट करना है तो इसके जो mg के अगेंस्ट, जो mg के अगेंस्ट पे फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, mg के अगेंस्ट ही फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी x। एक बार x कोई वेरिएबल ले लिया हमने, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट और s तो क्या इसका फिक्स वैल्यू होगी, तो mg इंटू x से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या है यहाँ पे, अभी मान लीजिए ये डेल्टा f, चलो ठीक, अब क्या है mg इंटू x से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो अब ध्यान से देखिए आप, जैसे जैसे क्या होगा इसकी वैल्यू, ये क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है तो देखिए क्या हो रहा है, फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन की टेक्निक है, इंटीग्रेशन की टेक्निक है। तो इंटीग्रेशन की टेक्निक के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उनके लिए लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ इंटू एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन का वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने के लिए वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू h हाइट के लिए। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एफ और ये x। ठीक, यही हुआ। अब डेल्टा एफ तो हम क्या ले लेते हैं, इसको होता है mg इंटू एक्स। डेल्टा एफ किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए, mg इंटू एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट, g को भी हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा mg इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम 0 टू h। ठीक, तो ध्यान से देखिए अब इंटीग्रेशन ऑफ x mg x। ठीक है, तो mg x ये वही mg x यानी स्मॉल है ना, तो ये dx ठीक है, क्योंकि इस x को हमें स्मॉल ही लेना पड़ेगा छोटे छोटे x के लिए। तो mg dx, अब dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, mg x इसमें 0 टू h, तो ये क्या हो गया mg h माइनस 0 इज इक्वल टू mg h। यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यदि हम यहां से 0 हाइट से h हाइट तक ले जाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू mg h। तो वर्क डन mg h के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये वर्क डन क्या है, किसके द्वारा किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया है। तो ये जो mg h है, इस mg h की वजह से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है,
ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ आके इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। जो वर्क डन है वो तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से करना ने किया, और एक्सटर्नल फोर्स ने किया, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अर्थ सरफेस से इस पोजीशन पे लाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ रहा था, वो वर्क डन तो किसने किया है, एक्सटर्नल एजेंसी ने किया है। लेकिन हम ये जानते हैं, अभी हमने पढ़ा ही था, हमने क्या है कि वर्क डन, अब देखिए इसके अंदर देखिए क्या है, जब सरफेस से वो एस हाइट पे गया है तब वर्क डन किसने किया है, एक्सटर्नल एजेंसी ने किया है। लेकिन हम जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम is negative of work done by object। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क डन हो गया है उसके नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है वर्क डन is equals to fx into dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx। अब क्योंकि fx क्या है, नेगेटिव होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होता है, माइनस एम जी, इसकी डायरेक्शन माइनस एम जी होती है, तो ये नेगेटिव ऑफ एम जी डी एक्स। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ एम जी बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एम जी एच। इसलिए क्या हो गया, वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी एच। ठीक है, ये इस रिलेशनशिप को हम काम में लेंगे। तो ये क्या है, तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। और यदि हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स इज नेगेटिव gradient of conservative force is negative gradient of change in potential energy। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इन कंसेप्ट को आप बार बार देख के अपने क्लियर कीजिए और अपने कंसेप्ट जनरेट कीजिए। आपको कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम एक प्रिंसिपल और करते हैं। फॉर्मूला एक हमारा बहुत कॉमन प्रिंसिपल है, यह है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये वैसे तो हमेशा लागू होता है। यानी कि क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स क्या है, कांस्टेंट है, वो कभी भी क्या होता है, फिनिश नहीं होती, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हमारे इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ कन्फाइन कर देते हैं। वो किन के लिए कर देते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कर देते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स के फोर्सेस जब सिस्टम पे अप्लाई हो रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इस एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। हमने हमारे को क्या कर दिया, थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी, यानी हमने हमारा दायरा सीमित कर लिया। हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं, उस समय मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है व्हेन कंजर्वेटिव forces applied on system, जब इस सिस्टम पे अप्लाई हो रहे हैं, then total mechanical energy of system remain constant. तब क्या होगा, सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें दो प्रिंसिपल जो हमने, या दो थ्योरम थी, उनको याद रखना होगा। ठीक है। आपको दो करने होंगे, वो है, पहला है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है। और दूसरा है, वो है क्या एक्चुअली, वर्क काइनेटिक थ्योरम क्या है, वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा K, यानी वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम एक। और दूसरी हमने अभी जस्ट स्टडी की है, वो क्या है कि वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, ये अभी हमने कर लिया है। दो अभी हमने किया, एक जस्ट एक पहले किया था एक थ्योरम, और दूसरी थ्योरम में थी वर्क डन बाय सिस्टम क्या होती है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, अब इसको सारे को रब कर दूंगा। तो अब देखिए, हम कर रहे हैं किसी सिस्टम की प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि भाई उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कैसे होंगी, क्या होंगी। अब देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इस समय क्या है, कोई भी एनर्जी इसके पास है, एनर्जी है इसके पास कुछ भी। ठीक है। वो एनर्जी कितनी है, ई एनर्जी इसके पास में है। मान लेते हैं हम ई एनर्जी इसके पास में है। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस पे हम क्या करते हैं, कोई वर्क डन करते हैं। कोई हमने इस पे वर्क किया, वर्क इज डन, कोई वर्क किया, तब क्या होगा, तो वर्क किया इसके ऊपर, तो ध्यान दीजिए वो W वर्क किया गया है। ठीक। तो अब पहली जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो कहती है कि डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K। आप इसके ऊपर जितना वर्क करोगे उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K। ठीक। और अभी हमने क्या किया है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। ठीक है। जो वर्क डन किया जाएगा उससे क्या हो जाएगा, उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब देखिए आप, हम क्या करते हैं, इनकी दोनों की एनर्जी, यानी कि अब यहां से ध्यान से देखिए, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा W। ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है। अब हम कहेंगे कि वर्क डन करने के बाद इसकी E क्या रहेगी, तो E देखिए क्या हो जाएगी, तो E हो जाएगा डेल्टा E, हम फाइंड आउट करेंगे भाई चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन क्या होगा, डेल्टा K प्लस डेल्टा U। डेल्टा K प्लस डेल्टा U हम करते हैं ऐड, तो देखिए डेल्टा K कितना है, डेल्टा W, प्लस डेल्टा U कितना है, माइनस डेल्टा W। तो
तो देखिए ये दोनों ऐड होकर क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, चेंज इन एनर्जी हो गया 0। तो चेंज इन एनर्जी 0 है, इसका मतलब अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी पहले थी। जब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो एनर्जी कितनी रहेगी, वो E रहेगी। इसका मतलब देखिए क्या रहा, इस पे वर्क डन किया गया और इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, तो भी इसकी एनर्जी जो क्या थी पहले E थी, और वर्क डन होने के बाद भी क्या रह गई, E ही रहेगी। तो इससे क्या हो गया, प्रूव हो गया क्या है, कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर अप्लाइंग, उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली हम उसको कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली हम क्या करेंगे, ग्राफिकली देखिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, किसी भी एक कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा था किसी पर्टिकुलर एज के ऊपर, ठीक है, यानी कि इसका जो नील पॉइंट है उसके ऊपर क्या है, ठीक है, तो ये एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी मीटर, एनर्जी इस पे शो की हमने, और ये यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट वगैरह को शो किया। तो देखिए क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या होगा, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा, तो वर्क डन के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स, ठीक है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस वक्त अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर मोशनलेस है, तो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आपने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तक हो जाएगी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी होती है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये के ई प्लस ये चेंज इन के ई प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये ई 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इन्हीं फोर्स, इन्हीं प्रिंसिपल्स को या इन्हीं जो अब तक हमने किया है उसको स्टडी करते हुए हम क्या करते हैं कि इसको हम स्टडी करते हुए एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट के सेंस में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, के ई एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका क्या होगा, ठीक है, अप्लाई करते हैं, और उसी पे हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल भी अप्लाई करते हैं, ठीक, अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए आप, मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपकी अर्थ सरफेस है और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, एच हाइट, ठीक है, इसका एम मास है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहां से एक्स इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से ये क्या हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट करके इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और फाइनली ये क्या हो जाता है, यहां भी आ जाता है, सरफेस पे भी गिर जाता है, ठीक है, ये यहां आ गया, ठीक, पूरा एच डिस्प्लेसमेंट से ले लिया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये ए बी और सी 3 पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी को, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं,
तो इस पॉइंट पे क्या है, इसकी मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस के ई, टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी और के ई होगा उसका, दोनों का सम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे कितनी होगी, एम जी एच प्लस के ई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर रेस्ट पे है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, जीरो, मोशन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट में मोशन ही नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो कितनी होगी टोटल, एम जी एच। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। फिर क्या है, ए पॉइंट पे ही, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, ध्यान से देखिए, वही पीई प्लस के ई। अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस के ई, तो ये क्या होता है, पीई क्या होता है, एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, हाइट, यहां से नीचे से हाइट के ऊपर यहाँ पे क्या है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां से ये एच एक्स इसने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो अब इसकी हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, एम जी एच माइनस एक्स। ठीक, प्लस के ई। अब के ई क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यही होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, उससे हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स। यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं यहाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स। तो ध्यान से देखिए आप, ये क्या बन गया, एम जी एच माइनस एक्स प्लस हाफ एम इंटू टू जी एक्स, हाफ से हाफ कट गया, तो ये क्या बच गया, एम जी एक्स। फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये क्या बन गया, एम जी एच ही बन गया। तो यानी बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। ध्यान से देखिए आप, एम जी एच। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई देखा, स्टडी किया, तो देखा कि यहां भी एम जी एच ही थी एनर्जी, और यहां भी क्या है, एम जी एच ही है। यानी बी पॉइंट तक उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। अब हम करते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, ये यहां से यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हाइट कितनी रहेगी उस वक्त, जीरो, एम जी एच माइनस एच, क्योंकि एच के बराबर डिस्प्लेसमेंट ले लेगा वो, तो एच इसकी एम जी एच माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहां से करते हैं, वी स्क्वायर इससे निकालते हैं हम, तो ये एक्स यानी क्या हो जाएगा, एच डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर रिप्लेस किया तो हाफ एम टू जी एच। ठीक है, इससे ये कटा, तो ये क्या हो गया, मतलब ये मैं इक्वल करता हूँ, इक्वल करता है इसको मैं ब्रैकेट कर दूंगा। ठीक है, हाफ एम जी एच, ये ऐसा हुआ, तो एम जी एच ही बन गया। तो ध्यान से देखिए आप, एम जी एच माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, इसको खोल के तो ये बना एम जी एच माइनस एम जी एच, प्लस इससे क्या बना, एम जी एच। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो कितना बचा, एम जी एच। तो देखिए आप टोटल एनर्जी फिर ये है। तो इस डेरिवेशन से ये प्रूव हो गया कि कोई भी एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी हर स्टेज पे टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ऑल स्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। और इसके द्वारा क्या हो गया, इसके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी हर स्टेज पे कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारी टैगलाइन याद रखिएगा,
जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। ठीक है, इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन याद कर लीजिएगा और वो बहुत काम के हैं। उसमें से 5-6 हैं, कुछ एक फॉर्मूले हैं, कुछ डेरिवेशन है, कुछ रिलेशनशिप्स है, कुछ डायरेक्शंस है, कुछ साइन है और साइनों का थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है कि भाई ये माइनस साइन का क्या मतलब है और दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है और वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है और वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।